Hello students, so in today's video lecture we will study about immersed corrosion. In the previous video lecture we have studied the definition of corrosion and also we have studied the first type of corrosion, that is atmospheric corrosion. Okay, so let us study in today's video lecture about immersed corrosion, the second type of corrosion. So what is immersed corrosion? It is also called as electrochemical corrosion or wet corrosion. So at first we will see the definition of immersed corrosion or electrochemical corrosion or wet corrosion. Okay. So immersed corrosion is a type of corrosion which is carried out through ionic reactions, in the presence of moisture or solution as a conducting medium. Okay. So students, immersed corrosion, it is a type of corrosion which is carried out through ionic reactions. It is carried out through what? Ionic reactions in the presence of moisture or solution as a conducting medium. Okay, so students, here moisture and solution, any liquid solution, they are acting here like a conducting medium. So this conducting medium is required, it means any liquid solution is required or moisture is required around that metal. Then after that only this immersed corrosion, it will take place on the surface of that metal. So this is the required condition for immersed corrosion. तो इमर्स्ड करोजन जो है, देखिए बच्चों, ये इमर्स्ड करोजन ऐसा टाइप है करोजन का जो कि आयोनिक रिएक्शंस की वजह से होता है. ठीक है, मेटल के सरफेस के ऊपर आयोनिक रिएक्शंस होते हैं. आयोनिक रिएक्शंस यानी कि आप समझ सकते हो कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है. ठीक है, एक पर्टिकुलर मेटल एटम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वही इलेक्ट्रॉन जो दूसरा रीजन है उस मेटल एटम का या दूसरा जो भी वहाँ पर मेटल एटम होगा उसको ले रहा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का वहाँ पर लेन देन हो रहा है जिसकी वजह से कि पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज आयंस वहाँ पर तैयार हो रहे हैं उस मेटल के सरफेस के ऊपर. अगर सिंगल मेटल होगा तो, अगर दो अलग अलग मेटल होंगे तो जो मोर एक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन जो दूसरा लेस एक्टिव मेटल है उसको लेगा. ठीक है, इसका ही मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है. इस इलेक्ट्रॉन की लेन देन की वजह से अगर कोई मेटल, अगर सिंगल मेटल हो तो वो अगर खराब हो रहा है या फिर दो डिसिमिलर मेटल है, अलग अलग मेटल है, उसमें से मोर एक्टिव मेटल अगर कोई खराब हो रहा है या उसका करोजन हो रहा है तो उस प्रकार के करोजन को हम कहते हैं इमर्स्ड करोजन. ठीक है, तो इमर्स्ड करोजन यानी कि ऐसा करोजन है, ऐसा टाइप है करोजन का जो कि आयोनिक रिएक्शन की वजह से होता है. आयोनिक रिएक्शन यानी कि जैसे मैंने अभी कहा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है. ठीक है, आयंस वहाँ पर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज आयंस तैयार हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन की लेन देन की वजह से. ठीक है, तो ये जो इमर्स्ड करोजन है आयोनिक रिएक्शंस की वजह से होता है और एक्चुअली वो मेटल अगर किसी मॉइस्चर के प्रेजेंस में है या मेटल किसी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर रखा है तब ये इमर्स्ड करोजन होता है. तो इमर्स्ड करोजन या फिर जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन कहते हैं या फिर वेट करोजन कहते हैं. ठीक है, ये इमर्स्ड करोजन आयोनिक रिएक्शंस की वजह से होता है जबकि वो मेटल मॉइस्चर के प्रेजेंस में हो या फिर किसी लिक्विड सॉल्यूशन के प्रेजेंस में हो. वहाँ पर मॉइस्चर या वो जो लिक्विड सॉल्यूशन है एज अ कंडक्टिंग मीडियम काम करता है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर काम करता है. तो इस प्रकार के करोजन को हम कहते हैं इमर्स्ड करोजन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन या फिर वेट करोजन. ठीक है, तो बहुत आसान है डेफिनेशन इमर्स्ड करोजन की, आप उसको बहुत आसानी से ध्यान में रख सकते हो कि ऐसा करोजन की जो आयोनिक रिएक्शन की वजह से होता है, ऐसा करोजन की जो आयोनिक रिएक्शन की वजह से होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और सॉल्यूशन व्हिच इज एक्टिंग देयर लाइक अ कंडक्टिंग मीडियम. ठीक है, यानी कि जब कभी भी कोई भी मेटल हो वो अगर मॉइस्चर के प्रेजेंस में होगा या फिर किसी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर यानी कि किसी लिक्विड के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर वो रखा हुआ है. ठीक है, और उस मेटल का अगर वहाँ पर करोजन हो रहा है तो उस प्रकार के करोजन को हम कहते हैं इमर्स्ड करोजन. तो देखिए बच्चों, ये जो इमर्स्ड करोजन है, ये इमर्स्ड करोजन एक्चुअली सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पर होता है. सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पर होता है, इसका मतलब क्या है? देखिए ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा. सो दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड वी विल कंसीडर दैट iron metal is kept, it is placed in that liquid solution. So this is iron metal. Okay, तो देखिए आयरन मेटल का एक पार्ट जो है वो एयर के अंदर है और एक पार्ट जो है, हाफ पार्ट जो है आयरन मेटल का इस लिक्विड के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर है. ठीक है, तो देखिए ये मेटल एक्चुअली लिक्विड और सॉलिड यहाँ पर इसका इंटरफेस बन रहा है. जो एयर के अंदर पार्ट है उसको हम सॉलिड कहेंगे और जो पार्ट इस लिक्विड के अंदर है इस पार्ट को हम लिक्विड वाला पार्ट कहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड ये जो यहाँ पर रीजन बन रहा है यहाँ पर
तो इस सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के ऊपर पर्टिकुलरली उस मेटल के सरफेस के ऊपर करोजन होता है। ओके, तो इमर्स्ड करोजन एक्चुअली इट ऑकर्स एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, यानी कि जो डूबा हुआ पार्ट है उस आयरन मेटल का, ठीक है, ठीक वहीं पर जहां पर कि पार्ट डूबा हुआ है, ठीक है, किसी लिक्विड के अंदर, ये सॉलिड लिक्विड जो आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है डायग्राम के अंदर, ठीक यहाँ पर एक्चुअली उस मेटल का करोजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और देखिए ये जो इमर्स्ड करोजन है, ये इमर्स्ड करोजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल मेटल के साथ में ही होता है। अगर वो सिंगल मेटल किसी मॉइस्चर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर पड़ा हो तो इमर्स्ड वहाँ पर करोजन उसका तो होगा, लेकिन जब दो अलग अलग मेटल भी होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी इमर्स्ड करोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि आयरन मेटल हमने लिया है, दूसरा लिया है हमने कॉपर मेटल, ठीक है, और ये दोनों भी किसी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर रखे हुए हैं। मान लेते हैं कि NaCl सॉल्यूशन के अंदर रखे हुए, यानी कि नमक के पानी के अंदर हमने इन दोनों को रख दिया है, ठीक है। तो ये जो आयरन मेटल है, दिस इज आयरन मेटल, दिस इज आयरन एंड दिस इज कॉपर मेटल। ओके, तो दिस इज कॉपर मेटल, तो दोनों भी अलग अलग मेटल्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों में से ज्यादा एक्टिव मेटल कौन सा है? आयरन मेटल है, हमें पता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उस सीरीज के अनुसार हमें पता है कि आयरन मेटल कॉपर मेटल से बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो ये जो आयरन मेटल है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि आयरन मेटल मोर एक्टिव मेटल है, ज्यादा एक्टिव मेटल है, तो उसकी टेंडेंसी क्या रहती है? हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की उसकी टेंडेंसी रहती है। तो यहाँ पर आयरन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम ये कंडक्टिंग मीडियम यानी कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो करेगा, और वो उसको इसको यहाँ पर ला करके जो दूसरा कॉपर मेटल यानी कि ये लेस एक्टिव मेटल है, ठीक है, वहां पर ला करके इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, क्योंकि ये कॉपर मेटल लेस एक्टिव मेटल है, इसके कंपैरिजन में आयरन मेटल के कंपैरिजन में ये लेस एक्टिव मेटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करने का काम करेगा, और जो मोर एक्टिव मेटल वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता रहेगा हमेशा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका करोजन होगा, ठीक है। मोर एक्टिव मेटल का हमेशा करोजन होता है, तो मोर एक्टिव मेटल का यहाँ पर क्या होगा? करोजन होगा, और इस प्रकार के फिर करोजन को हम कहेंगे इमर्स्ड करोजन, ठीक है। तो यानी कि सिंगल मेटल भी अगर हो किसी में मॉइस्चर के अंदर पड़ा हुआ या फिर किसी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ, अगर वहां पर जो करोजन हो रहा है उसको भी हम इमर्स्ड करोजन कहते हैं। और इस तरह से दो डिसिमिलर मेटल्स भी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे किसी पर्टिकुलर कंडक्टिंग मीडियम के अंदर रखे हुए, ठीक है, तो वहां पर भी जो मोर एक्टिव मेटल होता है उसका करोजन हो जाता है, और उस प्रकार के करोजन को भी हम क्या कहते हैं? इमर्स्ड करोजन कहते हैं, ठीक है। तो भाई इसके कंडीशंस क्या बनते हैं? एक्चुअली ये डेफिनेशन से भी और ये जो एग्जांपल हमने लिए इनसे कुछ कंडीशंस हमें समझ में आ रहे हैं कि इमर्स्ड करोजन कब हो सकता है, ठीक है। कौन से ऐसी कंडीशंस है कि जिनकी वजह से इमर्स्ड करोजन वहां पर उस मेटल के साथ में हो सकता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, इमर्स्ड करोजन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि जो मशीनरी पार्ट्स है उसका क्यों करोजन हो रहा है, ठीक है। अगर उस मशीनरी पार्ट के साथ में दूसरा कोई मोर एक्टिव मेटल या लेस एक्टिव मेटल, सॉरी लेस एक्टिव मेटल अगर जोड़ा हुआ होगा और वहां पर मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट अगर होगा, ह्यूमिडिटी अगर होगी, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि मशीनरी वाला जो पार्ट है वो अंडर करोजन क्यों जा रहा है, मेटेलिक पार्ट जो है वो अंडर करोजन क्यों जा रहा है। तो वहां पर हो सकता है कि लेस एक्टिव मेटल उसके साथ में जुड़ गया होगा, कनेक्टेड होगा, इसलिए जो मशीनरी पार्ट है जो कि हमें जरूरी पार्ट है, हमें उसकी जरूरत है, वो मशीनरी पार्ट अगर वहां पर उसका करोजन हो रहा है तो क्यों हो रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा है हमें, तो इसके लिए हमें इमर्स्ड करोजन जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। तो हम उसके साथ में जो वहां पर कनेक्टेड लेस एक्टिव मेटल है उसको अगर निकाल देते हैं तो जो मशीनरी पार्ट है उसका करोजन वहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो कंसेप्ट है यानी कि इमर्स्ड करोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन, इसका बहुत बड़ा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन भी है, ठीक है, इसलिए इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए कौन सी ऐसी कंडीशंस है कि जहां पर इमर्स्ड करोजन होता है। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि चाहे वो सिंगल मेटल हो या चाहे वो डिसिमिलर मेटल्स हो, वहां पर कैथोडिक और एनोडिक एरियाज बनते हैं। कौन से एरियाज बनते हैं? पहली कंडीशन क्या है कि कैथोडिक और एनोडिक एरियाज वहां पर बन जाते हैं, कैथोडिक और एनोडिक एरियाज बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कैथोडिक और एनोडिक एरियाज है क्या? तो देखिए कैथोडिक एरिया कौन सा बनेगा यहाँ पर? ऐसा पार्ट उस मेटल का अगर सिंगल मेटल हो तो कि जहां पर इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं, उस एरिया को हम कहते हैं कैथोडिक एरिया। ऐसा पार्ट कि जहां पर इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कैथोडिक एरिया पर क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और ये जो एनोडिक एरिया है यहाँ पर क्या होगा? फिर यहाँ पर क्या होता है?
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कौन से पार्ट पर? एनोडिक एरिया पर। समझ में आ चुका है? तो देखिए हमेशा एक चीज को ध्यान में रखो तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में रहेगी। एनोड जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। एनोडिक रीजन या फिर जो एनोड्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इसीलिए हमेशा एनोडिक पार्ट का ही करोजन होता है, एनोड का ही करोजन होता है, ठीक है। तो एनोड इट ऑलवेज अंडरगो करोजन, एनोड का ही करोजन होता है। कैथोडिक पार्ट जो है हमेशा बचा हुआ रहता है करोजन से। इस चीज को आपको अच्छी तरह से ध्यान में लाना है, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि एनोडिक जो रीजन है या फिर जो एनोड है हमेशा उसका ही करोजन होता है, क्योंकि एनोडिक पार्ट के ऊपर से ही या फिर एनोड की तरफ से ही इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जाते हैं, जो कि जाते हैं कहां पर? कैथोडिक एरिया के ऊपर या फिर कैथोड के ऊपर, ठीक है। समझ में आ चुका है? तो यहाँ पर सिंगल मेटल का भी यहाँ पर डायग्राम है। तो जहां कहीं पर भी एनोड बनेगा वहां पर से इलेक्ट्रॉन इस पार्ट में नीचे जो वाटर के अंदर डूबा हुआ है ये एनोडिक पार्ट बनेगा इस सिंगल मेटल का। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो निकल चुके हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर ट्रांसफर होंगे? जो कैथोडिक पार्ट है उस पार्ट पर जाकर के वहां पर एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैथोडिक पार्ट पर जाकर के कैथोड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वहां पर वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ये डिसिमिलर मेटल है। यहाँ पर आयरन मेटल मोर एक्टिव मेटल, आयरन मेटल जिसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इसकी इलेक्ट्रॉन तुरंत लूज कर देता है मोर एक्टिव होने की वजह से। तो ये एनोड बनेगा जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मोर एक्टिव मेटल। इसके इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहे हैं, कहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं? लेस एक्टिव मेटल जो दूसरा है उसके कांटेक्ट में वहां पर जा रहे हैं। तो ये दूसरा जो मेटल है जो कि लेस एक्टिव मेटल है, ठीक है, पहले मेटल की कंपैरिजन में तो हमेशा कैथोड बनेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से ये पहली कंडीशन क्या है कि इमर्स्ड करोजन में कैथोडिक और एनोडिक एरियाज बनते हैं, चाहे वो सिंगल मेटल हो या फिर चाहे वो डिसिमिलर मेटल से एक दूसरे के कांटेक्ट में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये इमर्स्ड करोजन की कंडीशन दूसरी क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो कांटेक्ट होता है कैथोडिक और एनोडिक पार्ट का फॉर द मींस बेटर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो बहुत अच्छे से होता है। एक कंडक्टिंग मीडियम या कोई मीडियम होता है वहां पर जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत प्रॉपर तरीके से करता है फ्रॉम एनोडिक एरिया टू कैथोडिक एरिया, फ्रॉम एनोडिक एरिया टू कैथोडिक एरिया, ओके। सो देयर इज एक्चुअली a proper electrical contact between cathodic area and anodic area for the better transfer of electron, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बेटर ट्रांसफर के लिए वहां पर एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होता है कैथोडिक एरिया के बीच में और एनोडिक एरिया के बीच में। इस चीज को समझ में आ रहा है आपको? यानी कि सीधे साधे यानी कि हम आसानी से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है एनोडिक एरिया टू कैथोडिक एरिया, इसको हम इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से होता है। वहां पर कोई एक पर्टिकुलर मीडियम होता है, वो मीडियम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ ले जाने में वहां पर उसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जो है एनोड के बीच में और कैथोड के बीच में अगर बहुत अच्छी तरह से हो तो डेफिनेटली वहां पर जो है इमर्स करोजन उस मेटल के सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हो रहे कैथोड की तरफ तो फिर वहां पर इमर्स करोजन नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि एनोड से दिए गए जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको कोई प्रॉपर मीडियम नहीं मिल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो रहे कैथोड की तरफ, तो वहां पर उस मेटल का जो इमर्स्ड करोजन है हो सकता है कि ना हो, ठीक है। अगर वहां पर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड बहुत अच्छी तरह से हो रहा है तो वहां पर रैपिड करोजन होगा उस पर्टिकुलर एनोडिक पार्ट का, okay. So second condition is there should be means there is electrical contact, there is electrical contact in between anodic area and cathodic area for the better transfer of electrons, okay. So this is the second condition. Then what is the third condition? So electrolytic medium is required, means any conducting medium is required which acts there like an electrolyte, ठीक है। देखिए मॉइस्चर भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है जो कि हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए फ्रॉम एनोडिक एरिया टू कैथोडिक एरिया। उसी तरह से कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मान लीजिए यहाँ पर ये एसिडिक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर के हमने ये दो डिसिमिलर मेटल्स रखे हैं, ये एसिडिक लिक्विड है, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो एसिडिक लिक्विड है, ये जो कंडक्टिंग मीडियम है, ये कंडक्टिंग मीडियम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके अंदर के जो आयंस होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो
देखिए थर्ड हमारी जो एक्चुअली यहाँ पर कंडीशन है वो क्या है कि वहाँ पर कंडक्टिंग मीडियम एज अ इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करना चाहिए उसने, वहाँ पर वो काम करता है और इलेक्ट्रॉन का बेटर ट्रांसफर, फिर यही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर के जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन का बेटर ट्रांसफर एनोड एरिया की तरफ से कैथोडिक एरिया की तरफ कर देता है, कि जिसकी वजह से इमर्सल करोजन मोर एक्टिव मेटल का वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडीशंस। देखिए अभी उसके बाद में एक्चुअली जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट क्या है कि जो फॉर्मेशन ऑफ सेल होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल कौन कौन से होते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर ये करोजन होता है। सो दिस इमर्स्ड करोजन इट टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। दो तरह के सेल्स एक्चुअली इस मेटल के सरफेस के ऊपर तैयार होते हैं, या फिर अगर दो डिसिमिलर मेटल हो तो वहां पर होते हैं। ठीक है, दो तरह के सेल्स तैयार होते हैं कि जिनकी वजह से ये इमर्स्ड करोजन होता है। सो विच आर द टू टाइप्स ऑफ दो सेल्स और टू सेल्स बिकॉज ऑफ व्हिच इमर्स्ड करोजन टेक्स प्लेस। ओके, so the types of cells by which immersed corrosion takes place. Immersed corrosion takes place. Okay, so in that number one cell is galvanic cell. Number one cell is galvanic cell. Galvanic cell. Okay, so students, for this galvanic cell, two dissimilar metals are required. ठीक है, galvanic cell के अंदर दो अलग अलग मेटल होते हैं, two dissimilar cells. It is for two dissimilar, sorry, metals, not cells. It is for two dissimilar metals. ये दो अलग अलग metals के लिए जो वहाँ पर करोजन होगा, ठीक है, तो उसको वहाँ पर गैल्वेनिक सेल वहाँ पर एक्चुअली तैयार हो जाते हैं, हम उसको कहेंगे गैल्वेनिक सेल तैयार हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो करोजन वहाँ पर होगा उसको हम कहेंगे इमर्सल करोजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ओके, देन आफ्टर दैट second type is concentration cells. Second type is concentration cell. Okay, तो ये जो concentration cell है, here a single metal is required. It takes place with single metal which is present in any type of conducting medium. किसी भी conducting medium के अंदर अगर सिंगल मेटल प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उस मेटल के सरफेस के ऊपर जो सेल तैयार होता है, सेल देखिए वहां पर जो भी जिस भी प्रकार के आयनिक रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, एक सिंगल मेटल के सरफेस के ऊपर, तो उसको हम सेल कहेंगे। एक्चुअली एक ही मेटल है लेकिन वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि कोई बरीड पाइपलाइन है, वो बरीड पाइपलाइन एक्चुअली एक पार्ट जो उसका हम कह सकते हैं कि ड्राई सॉइल के नीचे है, और उसी बरीड पाइपलाइन का जो अगला पार्ट है, नेबरिंग पार्ट है उस बरीड पाइपलाइन का, वो अगर मड के नीचे है, ठीक है, तो देखिए एक ही वाटर की मेटल की पाइपलाइन है लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट उस मेटल पाइपलाइन को मिल रहा है। एक पार्ट जो है उस मेटल पाइपलाइन का वो ड्राई सॉइल के नीचे है, और उसके नेबरिंग वाला ही, तुरंत नेबरिंग वाला ही जो पार्ट है वो मड के नीचे है, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का एटमॉस्फेयर उस मेटेलिक पाइपलाइन को वहां पर मिल रहा है। तो ये हो गया डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन सेल एक्शन, ठीक है, अलग अलग एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डायग्राम जो देखा है कि मेटल को हमने पानी के अंदर डुबा के रखा है, आधा पार्ट हवा में है, आधा पार्ट पानी के अंदर है, ठीक है। एक ही मेटल को क्या मिल रहा है, तो अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक पार्ट वाटर के अंदर है और दूसरा पार्ट हवा में है, एक ही मेटल के सरफेस के ऊपर दो अलग अलग तरह का वहां पर एनवायरनमेंट मिल रहा है। इसको ही कहते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन सेल एक्शन। ये अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन एक ही मेटल के सरफेस के ऊपर उस मेटल को मिल रहे हैं, इसकी वजह से उस मेटल के सरफेस के ऊपर कैथोडिक और एनोडिक एरिया डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए उस मेटल के सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, कैथोडिक और एनोडिक एरिया डेवलप हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल फॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 जो है गैल्वेनिक सेल, इसके अंदर हमें 2 डिसिमिलर मेटल्स चाहिए होते हैं। डायग्राम जो अभी हमने निकाले थे उसको मैंने इरेज कर दिया है, फिर से एक बार निकाल लेता हूं। सो फॉर दिस galvanic cell we require 2 dissimilar metals. They should be in proper contact of each other and both should present in a proper conducting medium, that is in a particular electrolyte they should present. For example, ये
एसिडिक नेचर वाला यहाँ पर लिक्विड है और इसके अंदर ये दो डिसिमिलर मेटल जो है आयरन मेटल और कॉपर मेटल, ये दोनों प्रेजेंट है और ये दोनों में एक दूसरे के अच्छी तरह से कांटेक्ट में है। तो 100% यहाँ पर आयरन मेटल जो है, जो मोर एक्टिव मेटल है, उसका करोजन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि वो खुद क्या बनेगा, एनोड बनेगा। ध्यान में रखना है हमेशा एनोडिक पार्ट का, एनोड का करोजन होता है और एनोड ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरा जो है कॉन्सेंट्रेशन सेल एक्शन, अभी मैंने जैसे बताया यहाँ पर सिंगल मेटल चाहिए होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर मेटल है, सिंगल मेटल है और इसके ऊपर मान लेते हैं कोई ड्रॉप पड़ा है, इस पार्ट के ऊपर वाटर का ड्रॉप है, तो ये इतना पार्ट जो है ड्रॉप के नीचे वाला, इसको अलग एनवायरनमेंट मिल रहा है और ये जो नेबरिंग पार्ट है ये हवा में है ना, इधर का पार्ट जो है दिस इज इन एयर, दिस पार्ट इज इन एयर एंड दिस पार्ट ऑफ दिस मेटल इट इज बिलो दिस ड्रॉप, it is beneath this drop, okay, this is water drop, okay। तो यहाँ पर अलग एनवायरनमेंट मिल रहा है और यहाँ पर अलग एनवायरनमेंट इस मेटल के सरफेस के ऊपर मिल रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन सेल एक्शन होगा। तो ये जो ड्रॉप के नीचे वाला पार्ट है इस मेटल का, इट विल बिहेव हियर लाइक अ एनोड। यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे बाहर और वो किधर जाएंगे, ये जो कैथोडिक पार्ट बना है जो कि एयर के अंदर है, यहाँ पर कोई भी ड्रॉप वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, इस मेटल के सरफेस के ऊपर, तो ये कैथोडिक पार्ट बन गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर होंगे और इनको ट्रांसफर करने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई मीडियम अवश्य होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये दो टाइप्स ऑफ सेल बनते हैं हमेशा इमर्स करोजन में। जबकि दो डिसिमिलर मेटल्स होते हैं, अलग अलग मेटल होते हैं, तो वहाँ पर गैल्वेनिक सेल्स डेवलप होते हैं अलग अलग मेटल होने की वजह से। और अगर सिंगल ही मेटल हो, ठीक है, मॉइस्चर के अंदर पड़ा हुआ है, फिर इस तरह से कोई ड्रॉप एक पर्टिकुलर पार्ट पर पड़ा हुआ है, ठीक है, वाटर ड्रॉप किसी मेटल के सरफेस के ऊपर और उसके नेबरिंग पार्ट जो है वो खुली हवा में है, तो यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन सेल एक्शन की वजह से यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन सेल एक्चुअली तैयार होता है और यहाँ पर जो करोजन होता है उसको हम कहेंगे इमर्स्ड करोजन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन सेल एक्शन, ओके। तो ये दो तरह के सेल इमर्स्ड करोजन के अंदर तैयार होते हैं जिसकी वजह से मेटल के सरफेस के ऊपर इमर्स्ड करोजन होता है, ठीक है। तो अभी देखिए कि कौन से रिएक्शंस एक्चुअली कैथोड पर और एनोड पर होते हैं जिनकी वजह से ये इमर्स्ड करोजन होता है, ठीक है। कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं, तो ये भी बहुत आसान है। रिएक्शंस एट, वी कैन से रिएक्शन एट एनोड एट फर्स्ट वी विल सी and then after that we will see reaction at cathode, reaction at anode, okay, reaction at anode। so students इसको मैं erase कर देता हूँ, reaction at anode we will see and then after that we will see reaction at cathode, reaction at anode। तो कौन सी रिएक्शन होती है एनोड के सरफेस के ऊपर, एनोड के ऊपर? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस वी नो दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन होता है, कहां पर होता है, जो एनोड होता है उसके सरफेस के ऊपर, मोर एक्टिव मेटल जो होता है उसके सरफेस के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये मेटल एटम है, सो दिस मेटल एटम इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ओके। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो दो पॉजिटिव चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो तीन पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है कहां पर, एनोड के ऊपर, reaction which takes place at anode, okay। so there is always loss of electron at anode, this you have to remember students। and as I told, always anodic part or anode it undergoes corrosion, हमेशा इसका क्या होता है, एनोड का corrosion होता है, जिसको हम इमर्स्ड corrosion कहते हैं, वो होता है, ठीक है, एनोडिक पार्ट का, ठीक है। अभी उसके बाद में रिएक्शन एट कैथोड, इसके उल्टा रिएक्शन होती है। अभी कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है एनोड ने, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के कहां पर आएगा, कैथोड के ऊपर आएगा और कैथोड के ऊपर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि हमें पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस क्या होता है, रिडक्शन। व्हाट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। हमेशा यहाँ पर रिडक्शन होता है कैथोड के सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन हमेशा लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटेलिक एटम्स
मेटेलिक आयंस खास करके इनको ले लेते हैं, जैसे कि M2 प्लस और Mn प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में एक्चुअली ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, न्यूट्रल एटम में, ठीक है। न्यूट्रल एटम इसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आयनिक रिएक्शन इस तरह से पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये एनोड है, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। एनोड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से किसने ले लिया, कैथोड ने ले लिया, ठीक है। तो इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इसका मतलब इसका करोजन होना तय है यहाँ पर, इसका करोजन हमेशा होता रहता है एनोडिक पार्ट में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली आपको ये समझना है कि एनोड जो है, ध्यान में रखना है, एनोडिक पार्ट का हमेशा करोजन होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही हम पढ़ते हैं। इसके बाद में जो मैकेनिज्म्स हैं इन एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन, या जिसको हम इमर्स्ड करोजन कहते हैं, उसके मैकेनिज्म हमें पढ़ना है। हाँ, यहाँ पर एक और बात है, ये जो रिएक्शन एट कैथोड है, इसको थोड़ा बता देता हूँ, बाद में वीडियो लेक्चर खत्म कर देते हैं। रिएक्शन एट कैथोड जो है, देखिए इलेक्ट्रॉन का गेन दो तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन दो तरीके से होता है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। नंबर 1, बाय इवोल्यूशन ऑफ H2 gas in acidic environment, by evolution of H2 gas, and number 2 is by absorption of O2 gas, ठीक है। by evolution of H2 gas and by absorption of O2 gas। so ये दो तरीके से, इन दो तरीके से एक्चुअली क्या होता है, वहां पर कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन एसिडिक एनवायरनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इन न्यूट्रल एक्वेस सॉल्यूशन एंड एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 होता है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, मान लेते हैं NaCl का जो सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल एक्वेस सॉल्यूशन, उसके प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 होता है एंड दैट इज आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये दो तरीके से इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। आपके समझ में आ रहा है? रिएक्शन कैथोड के ऊपर कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो गेन होता है दो तरीके से होता है। नंबर 1 बाय इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस इन एसिडिक एनवायरनमेंट, and number 2 by absorption of O2 gas in neutral aqueous solution in the presence of atmospheric oxygen, okay। तो इलेक्ट्रॉन गेन या तो हाइड्रोजन को इवॉल्व करके होता है, या तो फिर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करके होता है। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। और ये जो मैकेनिज्म्स है, इनको मैकेनिज्म कहते हैं दो, ठीक है। बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 गैस। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसको डिटेल में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है वो अच्छे तरह से समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ चुका हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस एंड देन आफ्टर दैट सेकंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 गैस। ओके, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।